गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कर रहे हैं, तो हमने उसका सेकंड पार्ट करना शुरू करा था। तो इसको भी फर्दर हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया था। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें हमने फर्स्ट करा था द कंडीशन ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी, एरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडल क्लासेस, लिबरलिज्म, ऑब्स्टेकल्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो हम करेंगे वो है ज़ोल्बरिन, द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815 और रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, तो आज के जो हमारे दो टॉपिक हैं वो है ज़ोल्बरिन और साथ में द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। तो चलिए आगे अब हम पढ़ते हैं। जो इसका पार्ट सेकंड है उसका जो हम 6 पॉइंट करेंगे वो है Zollverein. Zollverein was a custom union of different custom barriers. बोलने का मतलब है ये जो भी कस्टम थे वो ख़त्म कर दिए जाए। मतलब वो चाहते थे कि ये जितने भी कस्टम्स हैं उन्हें ख़त्म कर दिया जाए और एक इकोनॉमिक यूनिफाइड जोन बनाया जाए। ठीक है, जितने भी कस्टम हैं, जितने भी बैरियर्स हैं अलग अलग तरह के, उन्हें ख़त्म कर दिया जाए और एक इकोनॉमिक यूनिफाइड जोन बनाया जाए। इन 1804 Zollverein was formed due to the initiatives taken by पर्शिया। ठीक है, तो बोलने का पर्शिया ने जो था सबसे पहले हेल्प की थी। ठीक है, ज़ोल्बरिन को बनाने के लिए, जो कि एक कस्टम यूनियन है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया था, जो पर्शिया ने जो क्या किया था, ज़ोल्बरिन को बनाया था, बनाने में सहायता की थी 1804 में। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट जॉइंड इट। और जब ये ज़ोल्बरिन जब बन गया था, जब ज़ोल्बरिन स्टेट जो इस्टेब्लिश हो गया था, तो जर्मन के बहुत सारे स्टेट जो थे उन्होंने आगे ज़ोल्बरिन को ज्वाइन किया था। इट एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर। उन्होंने क्या किया था, जितने भी मतलब सीमाएं थी, जितने भी दर दर वाले जितनी भी सीमाएं थी, टैरिफ बैरियर्स जो थे उनको क्या किया था, एबोलिश्ड किया था, ख़त्म किया था। नंबर ऑफ करेंसी रिड्यूस्ड फ्रॉम 30 to 2। हमने लास्ट टाइम भी इसको पढ़ा था कि जो क्या था, इनकी जो करेंसी थी हर एक स्टेट की, वो क्या क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट थी। जब हमने ऑब्स्टेकल किया था तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, तो उसमें आया था कि हर स्टेट की जो करेंसी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो जब ये ज़ोल्बरिन की जो वो स्टेट बनी थी, तो उन्होंने क्या किया था, करेंसी को रिड्यूस कर दिया था, कम कर दिया था। कितना, 30 से 2 तक ले आए थे वो उसको। द सर्टेन ऑफ रेलवेज नेटवर्क ऑल्सो हेल्प टू मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन एंड प्रॉस्पेरिटी। बोला जब रेलवे का नेटवर्क बन गया था तो लोगों को चलने फिरने में आसानी हो गई थी, जिससे कि हमारी आर्थिक जो भी व्यवस्था थी, जो आर्थिक स्थिति थी, वो भी मजबूत हुई और बहुत ही ज़्यादा वो समृद्ध हुई। ये तो था हमारा ज़ोल्बरिन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू कंजर्वेटिज्म। मतलब जितनी भी नई रूढ़िवादी थी उसके बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट टाइम में लिबरलिज्म के बारे में पढ़ा था। लिबरलिज्म जो था वो लिबर शब्द से बना था, जिसका मतलब है बिल्कुल ही फ्री होना। ठीक है, पर ये जो है कंजर्वेटिज्म जो है, न्यू कंजर्वेटिज्म जो है, इसका मतलब है कि ये जो लिबरलिज्म से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, ये नया रूढ़िवाद है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या है। द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 गेव rise to the ideology of new conservatism, which aimed at reviving the प्री-रेवोल्यूशनरी डेज। बोला 1815 में जब नेपोलियन के हार के बाद जो था
उस पे जो रूढ़िवाद था वो क्या होने लग पड़ा, हावी हुआ। ठीक है। और वो यूरोप को दोबारा से क्या चाहते थे कि वो यूरोप जो है दोबारा से पहले की तरह क्रांतिकारी दिन में पहुंच जाए, मतलब प्री रेवोल्यूशनरी डेज में पहुंचा देना चाहते थे। ठीक है। अब मैं आपको नेपोलियन की एक पिक्चर दिखाती हूँ। ठीक है, कि नेपोलियन जो थे वो कैसे थे। ये देखिए, ये जो है नेपोलियन है। ठीक है, ये जो है हमारे इतिहास के एक क्या है, बहुत ही महान जो है वो सेना नायक हैं। ठीक है। इन्होंने क्या किया था, 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई थी तो वो बहुत ही जो रूढ़िवाद था वो उन पे बहुत हावी होने लगा था। ठीक है। और हावी जब होने लगा था तो वो चाहते थे कि यूरोप जो है जैसे कि वो पहले की तरह क्या है, प्री रेवोल्यूशनरी डेज में वो उसको पहुंचा देना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो है ये नेपोलियन है जो कि इतिहास के एक महान सेना नायक रहे हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम, इट स्ट्रेस्ड एट कीपिंग द ओल्ड established traditional institution like monarchy, church, social hierarchy, प्रॉपर्टीज एंड द फैमिलीज। ठीक है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम को बनाकर रखना चाहते थे। वो क्या करते थे, उनका बस एक ही एम था कि यूरोप को क्या है, उन्होंने प्री रेवोल्यूशनरी डे तक पहुंचा देना चाहते थे। और वो जो थे ट्रेडिशनल सिस्टम को बहुत ही मानते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द ट्रेडिशनल सिस्टम वाज आल्सो proposed by some conservatives to be complemented with modern inputs of the Napoleon's era like modern army and efficient bureaucracy, dynamic economy, evolution of, ये हमने फेडरलिज्म और जो हमने सेल्फडम जो है पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो इसमें बोलने का क्या है कि रूढ़िवादियों का ये भी मानना था कि जब हम प्री रेवोल्यूशनरी डेज में पहुँचें और पुरानी व्यवस्था को फिर दोबारा से लागू करें, अगर हम नेपोलियन के मॉडर्निज्म अगर हम नेपोलियन की जो मॉडर्निज्म है उन्हें जोड़ दें, जैसे कि मॉडर्न आर्मी है। ठीक है, ये देखिए मॉडर्न आर्मी है, एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब एक कुशल नौकरशाही है। ठीक है, डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक गतिशील अर्थव्यवस्था है, और सामंत और जो दायित्व हैं उन्हें क्या कर दें हम, एबोलिस्ट कर दें, ख़त्म कर दें। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इट वॉज स्ट्रेंथन आउटोक्रेसी मोनार्की ऑफ यूरोप। ये जो था यूरोप के साम्राज्य को उसने बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाया। The Treaty of the Vienna of 1850 was the result of the new conservatism। बोला जो ये जो ट्रीटी ऑफ द वियना है जो कि 1815 में हुआ था, वो किसका परिणाम रहा है, नए रूढ़िवादियों का। ठीक है, तो ये जो था हमारा पॉइंट था न्यू कन्वर्टिज्म। ठीक है, अब हम जो ये बाकी का है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।